परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? आपकी MIT, जिसमें आपने MIT लिखा है न्यूज़पेपर, आपको मैंने एक MIT बताई थी कि आपको सबसे पहले स्मार्ट स्टडी करनी है, एक्टिव स्टडी करनी है। तो आज क्लास में 2 कॉपियाँ होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉपी जहाँ पर टीचर ये डिक्टेट कर रहा है, टीचर ये दिखा रहा है, उसको लिखना है। दूसरा, अब आप तैयार हैं कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, सिलेबस को कैसे ब्रेक करना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। अब रेडी हैं आप लोग 2 कॉपियों के साथ? क्या करना है, हम जहाँ से शुरुआत करेंगे उसको सेंट्रल थीम लिखना है। डिस्कशन कहाँ से शुरू होगा? सेंट्रल थीम से शुरू होगा। उसके बाद आपको सोचना है किसके बारे में बात हो रही है, उसके फिर आपको ब्रांचेस बनाने चलने हैं। मैं देखूंगा कि सबसे अच्छा डिस्कशन मेरा किसने नोट डाउन किया है। ठीक है, तो डिस्कशन के लिए हॉरिजेंटल कॉपी, राइटिंग के लिए वर्टिकल कॉपी, 2 कॉपियां चलेंगी। आपको अपना माइंड भी बिल्कुल एक्टिव रखना है कि मेरा आउटपुट कैसे आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी? सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस एनालिसिस क्यों बहुत ज़रूरी है। तो हमने इससे पहले भी एक बेसिक डिस्कशन किया था और आपसे यहाँ पे हमने बताया था कि एक चीज़ देखी थी कि सिलेबस बेसिकली आपके और UPSC के बीच का कम्युनिकेशन है, और सिलेबस उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपको प्रिंट रूप में दिया जाता है। अगर हम प्रिंट रूप देखेंगे तो UPSC ने जो सिलेबस हमें दिया है वो बहुत छोटा है। अगर आप छोटा सा, अगर उस पर हम एग्जाम्पल लें तो UPSC का जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है जो प्रिंट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो UPSC जनरल स्टडीज़ पेपर में क्या कहता है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये आपका GS पेपर 1 का 250 मार्क्स का सिलेबस है। ठीक है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और गुरुकुल में जो 5 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी वो किससे शुरू होंगी? वो आपकी इंडियन सोसाइटी की शुरू होंगी। सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि इसी सोसाइटी में ही हमारा सब कुछ इन्वॉल्व है। ये इकोनॉमी किसके लिए? सोसाइटी के लिए। ये पॉलिटिक्स किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो और ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं? सोसाइटी से चलती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब इसमें कितना छोटा दिया, एंड सोसाइटी, एक छोटा सा वर्ड दिया है सोसाइटी, इसमें 2-4 वर्ड और इन्होंने बढ़ा दिए हैं लास्ट में जाके। लेकिन इससे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि UPSC बेसिकली हमसे चाहता क्या है। ठीक है, आखिर ये इंडियन सोसाइटी है क्या, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या हमें पढ़ना है। हमें अगर न्यूज़पेपर उठाना है तो न्यूज़पेपर हम क्या और कैसे उसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो चलिए, हम GS पेपर 1 की अगर बात करें तो 250 मार्क्स का हमारा GS पेपर 1 है। ये रिटर्न एग्जामिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से। और अगर हम देखें ध्यान से इसे, तो इसमें एक पार्ट हो जाता है हिस्ट्री का। ठीक है, इतिहास का जिसे हम लोग बोलते हैं। तो लिखते जाओ इसको साथ साथ मेरे, और जहां हम डिस्कशन पे आएंगे वो तुम्हें डिस्कशन करना होगा। तो हमने यहां लिखा हिस्ट्री हमारा पार्ट है। तो सबसे पहले हम GS पेपर 1 पे आज डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। 4 पेपर होते हैं GS के, 1, 2, 3 और 4। 1000 नंबर का क्या होता है? GS होता है हमारे पास। तो हर स्टूडेंट को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले हमने डिस्कशन किया प्री क्या है, मेंस क्या और इंटरव्यू क्या है, इन तीनों का ओरिएंटेशन क्या है। मेंस हमारा रिटन पार्ट है। ठीक है, तो ये 1750 मार्क्स का होता है। कितना? 1750। और याद रखना, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मेंस के मार्क्स ही सबसे जरूरी होते हैं। उसमें 1000 नंबर GS का होता है, बाकी 500 नंबर तुम्हारे किसके होते हैं? आपके ऑप्शनल पेपर के, और 250 नंबर एस्से के होते हैं। तो GS से ही निकल कर आता है 250 नंबर का एस्से। ऐसे हम क्लास में जब अच्छी राइटिंग स्पीड करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, तो हम 250 नंबर वहां से गेन कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक प्रोसेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास जिसे हम लोग कहते हैं, जहां अंग्रेजों के, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से और भारत की स्वतंत्रता तक, या उसके बाद के इतिहास में मॉडर्न वर्ड हम यूज करते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद। इसी में एक और पार्ट आ जाता है जिसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, कला और संस्कृति, जो इतिहास के साथ साथ चलता है। क्योंकि इतिहास के साथ साथ समाज में कला, मूर्ति कला, मंदिर कला, इन सब चीज़ों का लगातार उत्थान होता रहा। तो ये हमारा सेगमेंट है। दूसरा पार्ट होता है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं इन सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक मुद्दे। ठीक है, जो पेपर 1 का ही पार्ट है। और तीसरा पार्ट जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो ये पेपर 1 के 3 पार्ट हमारे हो गए। पेपर 2 250 मार्क्स का। पेपर 2 का जो पार्ट है उसमें इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज व्यवस्था, यानी हमारा संवैधानिक ढांचा क्या है, हमारी चीजें क्या हैं। इंडियन पॉलिटी के साथ गवर्नेंस। गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए। गवर्नेंस का हिस्सा तुम हो, शासन कैसे चलेगा ये तुम्हारा
गवर्नेंस, जैसे आईएएस ऑफिसर किसका पार्ट है? गवर्नेंस का पार्ट है, गवर्नेंस। और तीसरा पार्ट है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। इनके बारे में बात करते हैं। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 3 में। थोड़ा सिलेबस इसका लंबा होता है जीएस पेपर 3 का। जीएस पेपर 3 250 मार्क्स। हाँ बेटा, इसी का पार्ट है, सोशल जस्टिस इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जब सोसाइटी में जस्टिस आप लेकर आओगे, जस्टिस का मतलब क्या हुआ? गवर्नेंस का पार्ट हो। गवर्नेंस, अभी मैंने क्या एक लाइन बोली कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप जस्टिस किसको दोगे? जैसे मान लो सरकार ने कहा कि हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य बनना है डीपीएसपी में, तो गरीबों के लिए एक योजना चलाई। अब वो योजना का लाभ अगर मिलेगा तभी तो सामाजिक न्याय होगा। अगर गांव की शिक्षा, तो क्या वो शिक्षा कौन देगा? जो गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, जो जो भी गवर्नेंस में आता है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो लोकल कोई ऑफिसर हो, वो अगर वो चीजें हो पाएंगी, या जैसे शिक्षक हैं, वो सभी उसी का पार्ट है। तो उससे क्या होगा? तभी सामाजिक न्याय मिल पाएगा। जो सोशल जस्टिस होता है वो बेसिकली आउटकम ऑफ प्रोसेस होता है। ठीक है, आउटकम। न्याय जो होता है, जब भी वो किसी का आउटकम होता है। मान लो तुमने कहा कि सर मुझे, जैसे हमने उस दिन इच्छा और मांग के बारे में बात की थी, तो आपने कहा कि सर एक बच्चे को क्या मिलने चाहिए? गांव के बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ मिलना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो भारत का हर नागरिक को मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो फिर क्या होगा? सामाजिक अन्याय होगा, उसको उसका हक नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो भारत के लोगों में, भारत की भूमि के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इनजस्टिस हो जाएगा। तो इनजस्टिस अगर हो चुका है पहले, मान लो अंग्रेजों का शासन रहा, इनजस्टिस हो गया, तो भारत की सरकार को क्या करना? जो चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी? उस जस्टिस को एस्टैब्लिश करेगी। ठीक है, किसी को शिक्षा देगी, बिजली देगी, सड़क, पानी। तो ये प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस, और उसका आउटकम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जीएस पेपर 3 की बात करते हैं। जीएस पेपर 3 में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि का है। एग्रीकल्चर यानी कृषि। दूसरा इंडियन इकोनॉमी। अब ज्यादातर को लगता है कि जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी है, मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि भारतीय कृषि सबसे बड़ा डोमेन है, ये इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो उसको इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, लेकिन 90 मार्क्स के बराबर इनपुट केवल एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट जो जीएस पेपर 3 है ना, वो बहुत इंटरलिंक सब्जेक्ट है। जैसे पेपर 2 सोशल जस्टिस वही समझा सकता है जिसको सोसाइटी समझ में आ गई हो, क्योंकि सोसाइटी में दो ही तरह की चीजें होती हैं, या तो आप इंक्लूड है या आप एक्सक्लूड हो। अगर आपको आपका हक मिल रहा है तो इंक्लूजन है, समावेशन है, और अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो आप बहिष्करण हो। तो जो बहिष्करण है, जिसका एक्सक्यूजन हो, जो उसको खींच के क्या लेकर आना है? अंदर लेकर आना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इंडियन, जो हमने बात की, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। एनवायरमेंट, पर्यावरण। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा होता है। इसके बाद जीएस पेपर 4, चूंकि आप लोग आईएएस बनने जा रहे हो, आईपीएस बनने, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। पहला गुण, सबसे पहली चीज है उसके अंदर सत्य को पहचानने का गुण होना चाहिए। वो सत्यवदित, यानी कि वो सत्य बोलने वाला हो। तो ट्रुथ क्या है? इंटीग्रिटी, यानी जो ड्यूटी तुम्हें दी गई है वो ड्यूटी को तुम्हें सही से पूरा करना। हमारी समस्या क्यों है? सोशल इनजस्टिस क्यों होता है? सरकार ने पैसा दिया, जिसको जिसका हक देना है, मान लो आपको किसी को इसका हक देना है, स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने हैं, आपने सारा पैसा क्या किया? अंदर रख लिया, और वो स्कूल नहीं बना, वो जो है सड़क नहीं बनी, तो क्या हो गया? सोशल इनजस्टिस हो गया। तो माना जाता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज मतलब कि मुझे सही निर्णय किस रूप में लेना है, और जब आप डिसीजन लेते हैं
एक्चुअली ये जो पेपर 4, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये तुम्हारा कोर है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन को लेने के लिए कई प्रोसेस होते हैं। आप ये देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ये देखते हैं कि आपके वैल्यूज क्या हैं। जैसे आपको ये सिखाया गया कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप झूठ नहीं बोलोगे, आपके ये वैल्यूज होती हैं। आपको लगता है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, बहुत से परिवारों में बताया जाता है ना कि किसी से मत लो, किसी से कुछ मत लो, तो आपको किसी का हक नहीं मारना है। तो आपको इसका मतलब है जब आप कहीं भी जाएंगे तो उसके लिए आप काम करेंगे। एक ऑफिसर से उम्मीद की जाती है कि एथिक्स और इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि नीति और सत्यनिष्ठा। तो अगर वो अपनी ड्यूटी सही से, किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए और किसी निर्णय को लेने के लिए, दो चीजें, फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड टू टेकिंग डिसीजंस। अब देखो कोई लिख नहीं रहा है इसको, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एथिक्स इंटीग्रिटी सब लोग जानते हैं, बट व्हाई एथिक्स एंड इंटीग्रिटी? इज इट अ सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये क्यों जो पढ़ाया जा रहा है, अगर ये तुम समझ गए तो तुम्हारे लिए यूपीएससी आसान है। मैं यही आज डिस्कशन करना है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब एथिक्स और इंटीग्रिटी तुम्हारे लिए दो चीजों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, टू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, यानी संविधान के अंतर्गत जो तुम्हें ड्यूटीज, कर्तव्य दिए गए हैं, उनको निभाना। तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करो, सुपरमैन बन जाओ। वो तुमसे कह रहा है एक आईएएस ऑफिसर के लिए जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं उसको सही तरीके से परफॉर्म कर दो। जो तुम्हारे ऑफिस आ रहा है, जो मदद मांग रहा है, उसकी मदद कर दो। जो तुम्हें फंड एलोकेट हुआ है वो उन तक पहुंचा दो। अगर इतना भी कर लो, देश अपने आप आगे चल जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑफिसर्स को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णय। और कई बार उस समय नहीं पता चलता कि निर्णय सही है या गलत है। तो यहां कहा जाता है कि अगर आप एक एथिकल डिसीजन ले रहे हैं तो आप विरोधों का भी सामना कर लेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं, एक ऑफिसर हैं आप जो किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा अब आप समझना कि मैंने ये दो शब्दों के अंदर ही पूरे 250 मार्क्स क्यों समेटे हैं, इसको जानने समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिसर हैं और आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, ये आप ऑफिसर हैं, आपकी ड्यूटी लग गई है। आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपका एक जो सेगमेंट है, बट आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। सामने से एक कोई रैली निकल रही है और रैली के लिए आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। अब वो किसी भी एक्स रिलीजन की रैली हो सकती है, ठीक है, किसी की भी रैली हो सकती है, XYZ कोई भी हो। तो आपने कुछ रूल्स बनाए हैं कि भाई शाम को 7 बजे तक ये खत्म हो जाना चाहिए। ये आपने रूट फिक्स कर दिए। आपने क्या किया, पुलिस वालों की मदद ली, पुलिस प्रशासन से क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन रख दिए, फोर्स आपने लगा दिया। लेकिन ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, हम इसको बहुत देर तक करना चाहते हैं, अपने ढंग से करना चाहते हैं। और आपके सामने की आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, जो आप जो हैं क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा कि हम आपको ये रूट बता दे रहे हैं, ये रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इतने बजे तक आप जो करना चाहें आप वो करें, ठीक है, इतने हमारे सेगमेंट, आप इस रास्ते से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप है वो कह रहा है नहीं, हमें अपना मन का ये करना है, हम और देर तक करना चाहते हैं, हम और उल्लास मनाना चाहते हैं, हम अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं, XYZ। आपने कहा नहीं, इससे दूसरा जो धर्म है या जो दूसरा रिलीजन है उसको तकलीफ हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। अब ये लोग इकट्ठा हो गए, अब इन्होंने आपके ऊपर दबाव बना दिया। इन्हें बाद में पता चला कि आप इनके रिलीजन से नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, कई ऑफिसर से बात करने के बाद आप इनके रिलीजन के नहीं हैं, तो आपके ऊपर ये तुरंत आरोप लग जाएगा कि ये दूसरे धर्म का, इसलिए हमारे को परेशान कर रहा है। ये ऑफिसर को बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। समाज, अभी इंडियन सोसाइटी में घुसोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये है क्या। बेसिकली ये तुम्हारा रंगमंच है, इसीलिए सबसे पहले इंडियन सोसाइटी शुरू कर रहा हूं। ये रंगमंच है, यहीं पे तुम्हें सब चीजें समझनी है। तो अब इसने तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दिया, और झूठा आरोप लगा दिया कि देखो ये दूसरे धर्म का, इसलिए हमें परेशान कर रहा है। कोई भी कह सकता है इस मामले में। अब आरोप लगाना तो बहुत आसान है, वो तो किसी के ऊपर भी तुम लगा दो। लेकिन अगर आपने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया है, अगर वो किसी मैनुअल या किसी नीतियों के अंतर्गत लिया है, एथिकल है, यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, तो आप कहेंगे मेरा निर्णय सही, आपको जो कहना है आप कहते रहिए। कल को बात बिगड़ गई और आपके ऊपर जांच भी बैठ गई, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं किए। आपने कहा हाँ, आपसे पूछा गया क्या आपने पहले बता दिया था कि ये 7 बजे 8 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, आप दिखा देंगे हाँ साहब हमने किया।
आपने चेतावनी दी, हाँ दिया, आपने पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया, हाँ किया, तो सबसे पहले जब जांच की जाएगी तो देखा जाएगा कि निर्णय लेने के जो तरीके हैं, निर्णय कभी डायरेक्टली नहीं लिया जाता, निर्णय हमेशा तरीकों से लिया जाता है। तो आपने जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, वो सही है या नहीं, आपने उसको सही तरीके से फॉलो किया या नहीं किया। तो उस समय हमें नहीं पता कौन सी, हो सकता है भीड़ भड़क जाए, हो सकता है हिंसा हो जाए, हो सकता है उपद्रव हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने निर्णय जब लिया तो आपने प्रोसीड्योर यानी कि स्टेप्स फॉलो किए, और जब ये चेक किया जाएगा हाँ आपने सारे स्टेप फॉलो किए, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, जाइए आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। क्योंकि आपको अपनी सर्विस में ऐसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जहां पर आपके पास कोई रिटन मैनुअल नहीं होगा, बस आपको निर्णय लेते समय प्रोसीड्योर यानी कि जो प्रक्रम है उसको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सो जो जीएस पेपर 4 है वो बेसिकली आपका बहुत कोर सब्जेक्ट है। ये बताता है कि ऑफिसर को निर्णय कैसे लेने चाहिए, ऑफिसर कैसा होना चाहिए, निर्णय लेते समय किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अब एक और छोटी सी बात देखते हैं। ये सब्जेक्ट वास्तव में बहुत दिल से सीखने वाला सब्जेक्ट है जो जीएस पेपर 4 है। आप एक ऑफिसर हैं, डीएम हैं, आपके अंदर वहां का रसद विभाग यानी कि जो खाना वाना दिया जाता है वो उसके आपके अंडर में आता है। आप अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, आपके घर पे पार्टी है, और अचानक से आपके सामने एक बुढ़िया माई आ जाती है, ठीक है, एक बुढ़िया माई स्माइल नहीं कर रही है, भूखी है, ठीक है, तो ये भूखी है और आपकी गाड़ी को रोकती है। वो कहती है कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मुझे आप जो वृद्धों को खाना दिया जाता है आप वो मुझे दिलवा दो। आप इससे कहते हो कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा। बोले वो गई थी ऑफिस में, वो बड़े बाबू ने कुछ मांगा भगा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप इसको प्रोसेस में, आप फोन भी करा दो, आपको अपने घर पार्टी में जाना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, और ये सच्ची घटना पे बता रहा हूं। तो आपने इसकी स्थिति का अवलोकन नहीं किया, बोला आप ये चले जाओ, ये बड़े बाबू यहां बैठते हैं, इनका नाम XYZ है, इनसे फॉर्म भरा लो, फॉर्म जब भर दोगी या किसी से भरवा लोगी, मेरे पास पेपर आएगा, मैं साइन कर दूंगा, तुम्हें जो फ्री में खाना मिल जाएगा। इस घटना में जानते हो क्या हुआ? सच्ची घटना, ये भूख से मर गई, ये भूख से मर गई। हंस रहे हो? ये सच्ची घटना है। और एक बच्चा भी मर गया भूख से, ये हमारे देश की सच्ची घटना है। ये 3 दिन से भूखी थी, अगर इसको तत्काल मदद मिल जाती तो नहीं मरती। आपने इसको भेज दिया, जाइए अब अगले दिन ऑफिस खुलेगा, पेपर साइन कराइए, क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, आपने नियमों का पालन किया कि पेपर आएगा तभी मैं करूंगा, लेकिन उसकी भूख ने उसका इंतजार नहीं किया। 3 दिन से भूखी थी, अगर रात में उसको खाना मिल गया होता तो, या उसके बच्चों को मिल गया होता तो ये जीवित रह जाती, और ये क्या, वो मर गई। जब ये बात इसको पता चली तो इसके सामने बहुत अंदर से आदमी को दुख तो होता ही है बहुत ज्यादा कि काश, लेकिन एक बार प्राण चले गए तो चले गए, उसको दोबारा तो बचा नहीं सकते। तो यहां आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि कोई नियम से निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन एक निर्णय कॉन्शियसनेस से लिया जाता है। इस सब्जेक्ट को आप जितना हल्के में लेंगे, ये आपको उतना हल्के में ले लेगा। ये बहुत लर्निंग कैपेसिटी, ऑफिसर्स को अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो वहां निर्णय लेते समय कि क्या कोई, ठीक है नियम कानून पालन कराना जरूरी, कल को मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे भ्रष्टाचार का कि देखो ये फ्री में खाना बांट रहा है अपने लोगों को, लेकिन हमें उस समय यह भी निर्णय लेना है कि इसकी जान बचाई जा सके, तत्कालिक कोई व्यवस्था की जा सके कि आज इसके और इसके जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको खाना मिल जाए। क्योंकि अंत में इसी का ही स्टेटमेंट है कि मैं पूरे जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर एक बोझ आप ऐसा लेके चलते हैं जो आपको जीते जी मारता रहता है, अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। आपकी सर्विस में ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जहां आप अकेले रोएंगे, जहां आप किसी को नहीं कह पाएंगे, आपको पता होता है कि आप कर सकते थे, आप नहीं कर पाएंगे, और वो क्षण आपको डील करने पड़ेंगे आपकी सर्विस में। इसीलिए ये सर्विस जो है वो स्टील फ्रेम कही जाती है, आपको अंदर से स्टील का बनना पड़ेगा। और ऐसी सच्ची घटना है, ठीक है, कावेरी डैम की ऊंचाई बढ़ाई जानी थी। ये मैं बात नहीं कर, मैं डीएम के, वहां के जो डीएम था उस समय, मैं उसकी डायरी की बात कर रहा हूं। तो ये हुआ कि उस इलाके में कई आदिवासी रहते थे, पहाड़ पे आदिवासी रहते थे। जब जल स्तर बढ़ेगा तो वो सब डूब जाएंगे। तो ये हुआ कि समझाया जाए,
तो कुछ लोगों को समझाया गया, फिर नहीं माने, वो लोग बोले नहीं हम जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। सरकार ने कहा नहीं हमें ये करना ही करना है चाहे जो हो जाए। तो निर्णय देखिए आपको कैसे करने पड़ते हैं। तो अब पुलिस लगाया गया, मारा पीटा गया, तो कई लोग तो छोड़ छाड़ के चले गए। कुछ परिवार ऐसे थे जो वहां से नहीं हिले। अब ये हुआ कि क्या किया जाए क्या किया जाए, बोला इनको डराया धमकाया जाए, पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, रात में पानी छोड़ देंगे, तो ये जब देखेंगे अब सरकार मान नहीं रही है छोड़े तो भाग जाएंगे। और रात में पानी छोड़ने का आदेश दे दिया गया। पानी तेजी से आगे बढ़ा और 76 फैमिलीज जल समाधि ले ली। 76 फैमिलीज खत्म। बाद में ये लिखता है कि मैं पूरे जीते जी वो चीखें, वो अपने अंदर यातना देता रहा अपने आप को। मैं कभी नहीं भूल पाया कि मेरे एक डिसीजन या इस तरह से मुझे जो लेना था वो व्यक्तिगत, सरकार के डिसीजन तो उसने पूरे करा दिए, लेकिन हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, ममता है, दया है। मतलब मैं जीते जी ये घटना नहीं भूल सकता। और बाद में वो डिप्रेशन का शिकार और तमाम तरह का ये। तो आप जब इस यूपीएससी में आ रहे हो तो आपकी ये जो समाज है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, ये एक रंगमंच की तरह है। रंगमंच का मतलब होता है जहाँ प्ले खेला जाता है। तो ये बेसिकली एक ऑफिसर का रंगमंच है। जो सोसाइटी हमें दिख रही है ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं कि आप में से कई लोग आईएएस की तैयारी करना, आपने घर में बताया होगा कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं। कुछ लोग तुम्हारे ही अपने रिश्तेदार जिन्होंने कल तुम्हें गोद में खिलाया होगा, बिस्किट खिलाया होगा, आइसक्रीम खिलाया होगा, जब आपने उनके सामने अपने निर्णय की बात कही तो कई लोगों ने तुम्हारा विरोध भी करना शुरू कर दिया होगा। कई ने तुम्हारे अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क करने, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा। कई लोगों ने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल डाली होगी, तुमने ये नहीं किया तो तुम ये नहीं कर सकते। कई लोगों ने तुम्हारा भविष्य भी बता दिया होगा, बर्बाद हो जाएगा, शादी कर दो या ये कर दो, कहीं दुकान पे काम पे लगा दो, हुआ होगा। तो ये तो एक छोटा सा कैरेक्टर है कि तुम्हारे खानदान भर में 8, 10, 12 लोग जो तुम्हें जानते हैं कि तुमने उनके सामने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ये मेरा सपना है, और वो 10-12 लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से देखा। हर किसी ने अपने पर्सपेक्टिव से देखा। कोई तुम्हारा रिश्तेदार रहा होगा जिसने तुम्हारे बारे में अरे कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, हर कोई आईएएस नहीं बनता है, ये बोला होगा। कई ने कहा अरे लड़की बिगड़ जाएगी, बाहर निकलेगी, दिल्ली नोएडा जाएगी, ये बोला होगा। कोई बोले कि घूमने जा रहा है, पढ़ने वढ़ना थोड़े ना, यहाँ कहाँ नहीं पढ़ा, कभी कॉलेज में टॉप नहीं किया, कौन सा वहाँ आईएएस बन जाएगा, ये भी बोला होगा। किसी ने बोला होगा माँ बाबूजी का पैसा फूकने जा रहे हैं, ये भी बोला होगा, सुना होगा सबने। अरे नहीं तो भी एक आध अटेम्प्ट दे लो, फिर सुनना शुरू कर दोगे। तो अब इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारे डिसीजंस पे 10 अगर लोग हैं, 10 लोगों को तुमने बताया है, तो 10 लोगों का जो एक व्यू है वो बिल्कुल अलग है। कोई तुम्हारा अपोज कर रहा है, कोई तुम्हारा समर्थन कर रहा है, कोई न्यूट्रल। बोले भैया उनके माँ बाप का पैसा वो पढ़ाए चाहे ना पढ़ा, हमसे क्या लेना देना, ऐसे ही बोला होगा। हमसे क्या मतलब, बन गए तो भैया अच्छा है, नहीं बने तो भी अच्छा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो अब अंदाजा लगाओ कि जिस सोसाइटी में तुम सर्व करने जा रहे हो, जिसके लिए तुम्हारे नाम के साथ लगेगा लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक जो वर्ड है जो इस समाज में रहती है वो बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर की होगी। अब तुमने एक डिसीजन लिया, ना तुमने किसी की भैंस खोली, ना तुमने किसी की गाय बेच दी, कुछ नहीं किया, तुमने एक डिसीजन लिया और तुम्हारे डिसीजन पे 10 लोगों के 10 अलग अलग व्यू हैं, कोई सपोर्ट में, कोई अपोज में, कोई न्यूट्रल है। सेम जब तुम सोचो कि तुम्हारे अंडर में लाखों लोग होंगे और तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तो ये डिसीजन कितने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये तो तुम्हारे रिश्तेदार थे जो तुम्हें जानते थे, और जो तुम्हें जानते नहीं है वो भी क्या करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा अपोज क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और बहुत गहराई तक चले जाते हैं वो लोग, जर धर्म जाति। थोड़े दिनों पहले एक ऑफिसर थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, एनसीबी के, महाराष्ट्र में। उन्होंने एक जाने माने अभिनेता के लड़के को पकड़ लिया ड्रग्स के केस में, और उस अभिनेता के जो संबंध थे वो एक महाराष्ट्र के मंत्री जो अब जेल में हैं उनके साथ बड़े गहरे थे। उस पार्टी वो सत्ता में थी, थोड़ा जाके सर्च करना पता चल जाएगा। उन दिनों न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह उस अधिकारी के परिवार की ऐसी तैसी कर दी गई। उसकी कुंडली, बाप ने कितनी शादी की, कौन है, क्या है, किससे मिले, कहाँ गए, मतलब उसका पूरा कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया, पूरा कैरेक्टर एसेसिनेशन, क्योंकि उसने एक बड़ी मछली पे हाथ डाल दिया था, बस इतना ही किया था। तो जो आपका जो ये पूरा सर्विस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इस मामले में, क्योंकि इस सोसाइटी में अब वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। कई लोगों ने उस पर आरोप लगा दिया घूस लेके फलाने अभिनेता से उसको परेशान कर रहा है।
तो आप क्या कर रहे हो उसको देखने वाले अलग अलग तरीके से आपको देखेंगे। तो आपको उस समय क्या करना होता है, आपको उस समय अपने आप को एक पैटर्न से फॉलो कराना होता है, आपको एक तरीका ढूंढना होता है कि मुझे क्या करना है। तो कई तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे अपने समाज में। एक, जब डिसीजन लेते समय आप प्रोसीड्योर फॉलो करें, तरीके फॉलो करें। अगर आपका प्रोसीड्योर यानी आपके तरीके सही हैं तो कल को कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, जांच अगर बैठेगी तो आप उसमें बरी हो जाओगे। दूसरा, कई बार कुछ निर्णय कॉन्शियसनेस को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारी चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे इस केस में। तो अब कुछ भी हो गया, उस समय लगता है कि काश रुक के थोड़ी सी मदद कर दी होती, कोई तरीका निकाल लिया होता, अपने ऑफिसर होने का कुछ तो मैं फायदा कर सकता था, इस महिला को मैं कुछ मदद दे सकता, इसके घर में चूल्हा जल जाता तो ये मरती नहीं। क्योंकि प्राण चले जाने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसको खींच के वापस लेकर आ सकें। सो ये कॉन्शियसनेस पे बोझ हो जाता है। और ये जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस बेस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे करना है। कई बार आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे गलत साबित हो जाते हो, लेकिन कॉन्शियसनेस पे आप सही होते हो। तो निर्णय भी कई बार सरकार के लिए वो सही है लेकिन आपके लिए गलत है, आपके लिए सही है, सरकार के लिए गलत हो जाता है। तो जांच बैठ जाती है, आपने देखा होगा कई ऑफिसर्स के ऊपर जो है इंक्वायरीज बैठ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो जिस क्षेत्र में आप एंटर करने जा रहे हो वो इंडियन सोसाइटी है, जो जहाँ पे आपका रंगमंच है, और यहाँ पे बड़े डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, और इनके बीच में जब तुम्हें डील करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि तकलीफ कितनी ज़्यादा है। जैसे आपने आजकल की डेट में बहुत सी वेब सीरीज आने लगी हैं, भोकाल और ये सब आप लोगों ने कभी देखी होगी। तो अपराध करने वाला भी इसी समाज में है, अपराधी को संरक्षण देने वाला भी इसी समाज में है। जब वो नए नए आईपीएस बन के जाते हैं तो उन्हीं के ही डिपार्टमेंट के लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की मुखबरी कर देते हैं। आपने देखा होगा वेब सीरीज, उनकी जान जाते जाते बचती है, उनके मूवमेंट का पता चल जाता है, उन्हीं के ही जो मंत्री हैं वही पता चला अपराधी को वही पाल रहे हैं, अपराधी उन्हीं के दम पे उछल रहा है। तो ऐसे में आपको नेक्सस से लड़ना पड़ता है। तो वहां पे क्या होगा, अगर आप इंटरनली बहुत मजबूत हैं तो आप लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब ऐसे चल रहा है वैसे चलने दो तो फिर बात वहीं की वहीं खराब हो जाती है। और फिर वो अपराधी, माफिया, वो जो लीडर है वो क्या करता है, इसका सिचुएशन का फायदा उठा लेता है। तो एथिक्स और इंटीग्रिटी आपको ये सिखाती है कि बेसिकली आप क्या सर्कमटेंसेस को, यानी जो यथास्थिति उसको स्वीकार करने वाले हैं या उसको बदलाव करने वाले हैं। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत लंबे समय से इसका अभाव रहा है कि हम लोग सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगता है कि जो भी चीज है वो चलने दो, क्योंकि प्रोसीड्योर प्रोसेस इतना ज्यादा टफ है। बट आज की डेट में नए रास्ते निकल आए हैं। जैसे आज का आपने देखा होगा, बहुत से ऑफिसर सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि उनके साथ जनता का एक विश्वास जुड़ जाता है, वो उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इससे उनके ऊपर जो दबाव आ रहा है वो हम काफी कम कर पाएंगे। कल को हमारे साथ कोई बात हुई, कल को किसी ने मान लो आरोप लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो जनता हमारे साथ खड़ी है। और पब्लिक जिसके साथ डेमोक्रेसी में खड़ी है, तो एक माफिया जब हमारे यहाँ नेता बन सकता है, मंत्री बन सकता है, जनता खड़ी हो जाती तो कुछ भी कर सकता है। वो जिसके ऊपर रेप के चार्जेस है वो महिला कल्याण मंत्री बन जाता है। बताइए, हमारे देश की विडंबना है। जो पढ़ा लिखा नहीं वो शिक्षा मंत्री बन जाता है हमारे यहाँ, वो शिक्षा की नीतियां बनाने लगता है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। तो ऑफिसर्स ने भी समझ लिया कि भाई हमें अपना पब्लिक डोमेन इंटरेस्ट जो है हम कर रहे हैं वो दुनिया को बताएं। और दूसरा ये भी हो रहा है कि इसको देखकर लोग परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो यथास्थिति है वो लोगों को बहुत ज्यादा उदासीन कर देती है। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, ये बात हम बोलते हैं, इस देश का यार कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को सिर्फ कुछ खंड मत समझो कि इतना टॉपिक पढ़ लिया। सबसे पहले मुझे ये क्यों पढ़ना है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैंने कहा हाथ क्रॉस होना ही नहीं चाहिए मेरी क्लास में, लिखते रहो। मैंने जितनी बातें कही अभी मैं बोर्ड पे बुला के लिखवाऊंगा। नहीं लिखा तुमने, मैं देख रहा हूं सबको ध्यान से। कितनी बातें मैंने, निर्णय लेने का सबसे बड़ा तरीका तुम्हें बता दिया। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? हैं? कितने प्रकार के? कौन कौन से? एक प्रशासनिक और दूसरा
मैंने वर्ड यूज नहीं किया सामाजिक स्तर पे। प्रशासन और समाज अलग हो जाएगा क्या? यही मैंने कहा, आप पूरे 1 साल पढ़ने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे। बताओ, 5 मिनट के अंदर तुम अगर भूल रहे हो, 24 घंटे के बाद तुम्हें कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हो, जो लोग अभी सो रहे हैं, सभी के लिए यूपीएससी में कोई नोट्स, कोई बुक काम नहीं आएगी। अगर मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि ये मेरे नोट से पढ़ लेना, आईएएस बन जाओगे, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। खुले मंच पे कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। यूपीएससी इंटेलेक्चुअल एग्जाम है, यहां रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं। डिमांड सप्लाई को समझने की कोशिश करो। ये बेसिकली सिचुएशन बेस है, क्योंकि तुम्हें सिचुएशन के अंदर ही निर्णय लेने होंगे। सिचुएशन के अंदर ही निर्णय लेने होंगे, और जब तुम इस चीज को समझ पाओगे तभी तुम एक अच्छे ऑफिसर बन पाओगे। नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन, तुम सोच रहे हो कि जाके तुम जन्नत में बैठोगे, चक्की के पार्टों के बीच में होता है। अनटिल अनलेस जब तक तुम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं पहुंच जाते या आईजी रैंक पे नहीं पहुंच पाते, भाई साहब, नौकरी बचानी मुश्किल होती है। नौकरी बचानी मुश्किल होती है। जब तुम फील्ड से बाहर आ जाते हो, यानी डायरेक्टली जब तुम्हारी सोसाइटी से कांटेक्ट नहीं है, तभी तुम सेफ हो पाते हो। जब आईजी रैंक पे पहुंच गए, अब यार रिपोर्ट आ रही है, एसएसपी से रिपोर्ट मंगवा लो, डीआईजी लेवल पे पहुंच गए या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पहुंच गए, तब जाके तुम्हारी नौकरी सेफ होती, तब तुम थोड़ा सा आनंद उठा पाते हो। उससे पहले की जो नौकरी होती है बहुत खतरनाक होती। मतलब समझ लो, जैसे जीभ अपनी दांतों के बीच में अपनी जो है अस्तित्व बचाए रखती है, वैसे तुम्हें बच के रहना है। माफिया, नेता, समाज के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब कोई ऐसे दांतों की तरह कट 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 भागेगा, और तुम्हें जीभ की तरह बचते रहना है, जैसे जीभ बचती है। और कई बार क्या होता है, दांत के नीचे आ जाती है जीभ, फिर देखो कैसे रस आता है। वैसे ही होगा। आप लोग गलत कर रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, डिस्कशन को लिखिए। मैंने कहा 2 तरीके से निर्णय होते हैं। सामने तुम्हारे एग्जाम्पल, इतनी जल्दी भूल रहे हो, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा ये मैं तुम्हें बता दूंगा, उसको हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनर्शिया है, स्प्रिंग थ्योरी बताई थी ना, देखो सामने प्रूव कर रहा हूं। एक होता है जो तुम्हें प्रशासन लेने के लिए कहता है मैनुअल के हिसाब से, दूसरा अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं, अंतरात्मा और चेतना के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। एथिक्स तुम्हें यही सिखाएगा कि कई बार चेतना के आधार पर भी निर्णय लेने होते हैं। इस ऑफिसर ने अगर चेतना के आधार पर निर्णय ले लिया होता तो इसके प्राण बचा लेते कि नहीं बचा लेते? तो यही तो तुम्हें सिखा रहा हूं। और इंटरव्यू क्या होता है? तुम लोगों को लगता है कि ये जीएस का सब्जेक्ट है, ये जीवन जीने का सब्जेक्ट है। इंटरव्यू में तुम्हारे सामने सिचुएशन रख दिए जाते हैं, और सिचुएशन में वही डिसीजन ले पाता है जिसके पास त्वरित बुद्धि होती है, जिसके प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है। और तुम सोच रहे हो कि कोई रट के तुम इस सब्जेक्ट के टॉपर बन जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई, एक्टिव लर्निंग की। और मैंने उस दिन भी क्या कहा था, तुम एक बार में नहीं सीखोगे, तो अभी आज समझाया है। कल वो जो नीम बाहर लगी हुई है ना, इसकी छड़ी लेकर आऊंगा, उल्टे हाथ पे एक आध मार दूंगा, अगले दिन से नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे। और मैं मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सुन के कुछ नहीं सीख पाओगे। अभी पढ़ाया, अभी पूछा, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम देखो कितने आराम से बैठे हुए हो, और आपको मेरी हर बात लिखनी है। यही जब लिखोगे तो तुम्हें शब्द मिलेंगे। आज जैसे कॉन्शियस डिसीजन एक हमने वर्ड देखा, तो कॉन्शियस डिसीजन क्या होते हैं? क्या कॉन्शियस डिसीजन हमेशा सही होते हैं? और अगर हमने कॉन्शियस डिसीजन ले लिया और हमारे ऊपर एक्ट हो गया, तब हम क्या करेंगे? ये इसी एक शब्द से कई प्रश्न निकल सकते थे। और जब ये प्रश्न निकलने शुरू हो जाएंगे, तब जब टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ाएगा, तब तुम्हें मजा आने लगेगा। 90% बच्चों को यह समझ में नहीं आता हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। जीएस पेपर 1 में ही हिस्ट्री क्यों रखी गई, सोसाइटी क्यों रखी गई, ज्योग्राफी क्यों रखी गई, 3 में क्यों नहीं रखी गई? कितने लोग इसका जवाब जानते हैं कि जीएस पेपर 1 में ही हिस्ट्री क्यों रखी गई, सोसाइटी क्यों रखी गई और ज्योग्राफी क्यों रखी गई? कैसे? जीएस पेपर 1 से ही पढ़ाई की शुरुआत होती ना, कायदे से। ऐसे ही हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी मुझे जवाब दें, जीएस पेपर 1 में ही क्यों रखा? अच्छा ये बताओ, कभी सोचा इससे पहले? लूडो खेला होगा,
चिट निकाली होगी, अच्छा पेपर 1 में, अच्छा रख देते, चलो इसको रख देते हैं। क्यों रखा? अगर ऑफिसर बनाना था तो ऑफिसर बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एथिक्स और इंटीग्रिटी पेपर 1 में रखना चाहिए था कि ऑफिसर के अंदर ये गुण होंगे, एथिक्स होगी, इंटीग्रिटी होगी, तो इसको पेपर 1 में रखो। इतिहास बाद में पढ़ा लेना। और जब भूगोल रखा तो अर्थव्यवस्था रखनी चाहिए थी। इंडियन सोसाइटी क्यों रखी? चलो सब लोग जवाब दो। इससे पहले कभी सोचा कि नहीं सोचा है, पहले बताओ। नहीं सोचा ना? पहली चीज लिखो, यूपीएससी पढ़ने का नहीं सोचने का नाम है। लिखो ये। पुरानी यूपीएससी और नई यूपीएससी में अंतर समझो, पहले ये बता देते तुम्हें। पुरानी यूपीएससी में ज्यादा तो लोग ऐसे तैयारी करते हैं, अभी भी बहुत कोचिंग ऐसे तैयारी कर रहे हैं। पुरानी यूपीएससी, यूपीएससी फुल फॉर्म जानते हो क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक और है इसका नाम, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अंदाजा ही नहीं लगता क्या करेगा। तो इसीलिए पुरानी यूपीएससी और पुरानी यूपीएससी में लोग कहते थे पढ़ो ज्यादा, रटो ज्यादा, लिखो ज्यादा। तो पहले क्या 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, फिक्स सिलेबस हुआ करता था, दे रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, और जो ज्यादा छाप देता था उसके मार्क्स आ जाते थे। अभी न्यू यूपीएससी है, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसको चाहिए क्या? 21st सेंचुरी का जो भारत है, जो कि विश्व गुरु बनने की अरमान रखता है, 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखता है, उसकी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने वाले ऑफिसर चाहिए। कैसे ऑफिसर चाहिए? जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को डील कर सके। अब 21st सेंचुरी, जरा इससे पहले वाले में चले जाओ तो दुनिया में केवल 2 पोल थे, एक यूएस था और एक यूएसएसआर था, रशिया। तो केवल 2 महाशक्तियां थी, पॉलिटिक्स भी बराबर चलती थी। बाद में 1991 के बाद पूरी दुनिया में एक ही शक्ति बची, अमेरिका। माई बाप वही था पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में एक ही मुद्रा सबसे ताकतवर थी, डॉलर। ठीक है, तो डॉलर सुप्रीमेसी थी। दुनिया की सारी संस्थाओं के मालिक कौन बैठे हुए थे? यूरोपियंस, अमेरिकन थे। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ, कुछ भी हो, सारे नियम कानून कौन बनाता था? अमेरिका। पूरी दुनिया में सारी किसकी कंपनियों की तूती बोलती थी? अमेरिका। तुम अपने कंप्यूटर का विंडो इस्तेमाल करो, किसका? बिल गेट्स का। फेसबुक इस्तेमाल करो, किसका? मार्क जुकरबर्ग का। दवाई फाइजर की खाओ, किसकी? अमेरिका की। दुनिया, पूरी दुनिया में आप कुछ भी कर रहे, जीपीएस सिस्टम किसका? अमेरिका का। तुम्हारे यहां कोई भी मूवमेंट हो रहा है, अमेरिका बैठ के देख रहा है। हमारे यहां एक परमाणु, एक मूवी आई थी पोखरण करके, उसमें देखना कि वो 24 घंटे में सैटेलाइट आके हमें चेक करता था, तो हमारे वैज्ञानिक छुप छुप के जो है वो परमाणु पोखरण का परीक्षण करते थे। अमेरिका देख रहा है। सोचो तुम यहां बैठे हो, अमेरिका देख रहा है। तो माई बाप वही था। 21st सेंचुरी में आज सोशल मीडिया हो चुका है। अपनी बात कहने के लिए आपको कहीं थाने नहीं जाना है, सोशल मीडिया ट्विटर पे चिपका देना है, लोग अपने आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 21st सेंचुरी का चैलेंज बिल्कुल अलग है। यूथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, रोबोटिक्स है। इंसान का काम कौन कर रहा है? मशीनें कर रही हैं। तो अभी जॉब नेचर भी क्या हो गए? बदल गए हैं। पहले 10 मजदूर लगते थे गड्ढा खोदने के लिए, अभी अचानक से एक जेसीबी आती है, तर 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 खोद खाद के खत्म, पता भी नहीं चला। 10 लोग का रोजगार खा गई कि नहीं खा गई? और अगर रोजगार लगाओगे तो लोग आपको गालियां देंगे, अरे एक नाली नहीं खोद पा रही इनकी। अब आप भी फंसे हो, आप भी चाहते हो जल्दी जल्दी काम हो। तो अभी क्या है? 21st सेंचुरी के चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज भारत खुद अपने आप में एक शक्ति है, चाइना एक शक्ति है। ठीक है, दुनिया भर के देश तेजी से उभर रहे हैं, छोटे छोटे देश उभर रहे हैं, नए नए संगठन बन रहे हैं। तो अभी क्या है? 21st सेंचुरी के चैलेंजेस अलग हैं। तो इनको इस तरह का ऑफिसर चाहिए जो 21st सेंचुरी को डील कर सके। तो नई यूपीएससी क्या कहता है? नई यूपीएससी का फॉर्मूला कहता है पढ़ो ज्यादा, लिखो ज्यादा, सोचो और ज्यादा।
सोचो और ज्यादा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सोचो और ज्यादा। तो सोचो और ज्यादा का मतलब होता है थिंक अबाउट व्हाई दीज आर, ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज हैपनिंग। कोई चीज हो रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो लॉजिक तुम ड्राइव कर लोगे। सोचने का मतलब क्या हो गया, लॉजिक ड्राइव करना। यानी अब वो कह रहा है रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आने वाले, अब आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। और लॉजिक कैसे डेवलप होता है, क्वेश्चन पूछने से। क्वेश्चन हमने क्या पूछा, कितने लोगों ने लिखा, ये फॉर्मूला लिख लिया, कितने लोगों ने, कितने लोग नहीं लिख पाए अभी एक्टिव। अभी देखो 1 घंटे में तुम्हें थका देता हूं, मेरी हर बात मुझे चाहिए, मैं कॉपी चेक करूंगा अभी, ठीक है। फिर मैंने वर्ड यूज किया सोचने का मतलब लॉजिक ड्राइव करना। लॉजिक कैसे ड्राइव होता है, हाउ लॉजिक ड्राइव, आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने से पहले शुरुआत होती है। अब मैंने ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया क्योंकि आपकी पढ़ने की आदत नहीं है। आप 12-14 साल एक ऐसे सिस्टम में पढ़ के आए जहां आपने मास्टर से क्वेश्चन पूछा और मास्टर ने आपको ठोका, बस बराबर होती, बस हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, यही सिलेबस है, ज्यादा विद्वान ना बनो, ठीक है। ऐसे बात होती, जैसे आपने 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा, पहली बात तो साथ वाले तुम्हें शर्ट पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, चल भाई ज्यादा मास्टर अभी और देर तक पढ़ाएगा, मास्टर पागल हो रखा, छुट्टी का टाइम हो रहा है, चलने दे। और फिर मान लो साथ वाले नहीं रोका तो पता चला मास्टर साहब का मूड खराब पड़ा है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उनकी पकड़ से बाहर है, आपको या तो डंडा पड़ गया, डांट पड़ गई, तो वो क्या हुआ, आपका लॉजिक मर चुका है। अब आपको यहां जनरेट करना है। तो मैं ही एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी क्यों रखी गई, लूडो खेल के, चट निकाल के क्यों रखी गई, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है और यहीं से अब याद, मैंने तुमसे पूछा क्यों रखी गई, तो मेरी क्लासेस में याद रखना, प्रश्न पूछना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तुम्हारा फंडामेंटल राइट, तुम्हें प्रश्न पूछा कर, लेकिन याद रखना प्रश्न लॉजिकल होने चाहिए, प्रश्न डोमेन से होने चाहिए। तो अब हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी क्यों रखी गई, ध्यान से समझो। याद है मेरी पहली क्लास मैंने तुमसे कहा था यू आर योर ओन सिलेबस, नहीं लिखा तो लिख लो फिर से, आप ही स्वयं का सिलेबस हैं। जिस दिन तुमने खुद को पढ़ना समझना शुरू कर दिया उस दिन यूपीएससी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यू आर योर ओन सिलेबस, यूपीएससी में याद रखिएगा। अब आ जाओ, आप इस समाज का हिस्सा हैं, ठीक है, इस समाज का हिस्सा है, ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास अपनी एक सोच है, आप चाहे किसी लड़की हो लड़का हो, जेंडर के हिसाब से, तो लड़कियों का समाज अलग है, समाज के लेयर्स देखो, लड़कियों का समाज अलग है, लड़कों का समाज अलग है, लड़कियों की समस्याएं अलग है, लड़कों की समस्याएं अलग है, लड़कियों की अपॉर्चुनिटी अलग है, लड़कों की अपॉर्चुनिटी अलग है। समाज और इस देश का नजरिया लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए। ये देश तो अभी भी ऐसे कहता है किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके कपड़ों पे ही क्वेश्चन उठा देता है कि अगर ये कपड़े नहीं पहनती ऐसा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उस भेड़िए के बारे में बात नहीं करता जो खुलेआम घूम रहा है, उसी परिवार से है। ये राष्ट्र अभी भी लड़कियों से अपने क्वेश्चन पूछ रहा है, उस लड़के से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जिसने ये गलत किया, उसको बचाने के लिए 10 लोग आ जाते हैं। तो अभी क्या होगा कि हमारे समाज में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको मान लो तुम एक व्यक्ति के रूप में, जो कि हमारे संविधान की बेसिक यूनिट हो, तुम पीपल हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तुम वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो। तो हम जो व्यक्ति के रूप में होते हैं, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, शर्म या गर्व, कुछ भी हम कहें, वो हमें कहां से प्राप्त होती है। हम कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं है ना कि हमें सबका हाथ पकड़ते घूमेंगे, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हाथ दे दीजिए अपना, या हम सबसे पूछेंगे गोला पे क्या हो रहा है। हम ऐसा है कोई इस क्लास में ऐसा कोई है कि हम हाथ पकड़ के अपना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? कोई नहीं है ना। आप एक प्रोसेस से गुजरे हो, 10-12 पास किया होगा, इसी समाज से आए हो, तो जब आपने जो कुछ भी सीखा, चाहे आपने पैट्रियार्की सीखी, आपने मैट्रियार्की सीखी, लड़कियों की इज्जत करनी है, बेइज्जती करनी है, जो कुछ भी आपने सीखा, गुरु का सम्मान करना है, अपमान करना है। बहुत से ऐसे बच्चे होते मास्टर पीट देते हैं, मास्टर साहब ने डांट दिया, अगले दिन चाकू लेके पहुंच गए, दिया गुप्ती पेट के अंदर मास्टर साहब कहा भैया आप कभी ना किसी से कुछ कहेंगे हम। ऐसे भी आपने सुना होगा, आपने भी कई प्रयास किए होंगे मास्टर साहब को कई अलंकृत भाषाओं से नवाजने का। तो क्या हो रहा है, ये सब कहां से आ रहा है? ये हमें हमारे
एक लंबे इतिहास से हमें पता चल रहा है, ठीक है, लंबे इतिहास से हमें पता चल रहा है। तो जो हिस्ट्री होती है ये इस इंडिविजुअल को फीड करती है। ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे हमारे घर में कोई चीज होती है, मान लीजिए आपके घर में व्रत है, उपवास है, त्योहार है, तो आपने कभी उसमें प्रश्न नहीं पूछे, वो आपको क्या हुआ है, आपके पिताजी, आपकी माताजी, उनकी माताजी, आपने मान लो बहुत से परिवारों में तीज का त्योहार है, बहुत से परिवारों में करवा चौथ होता है, कई परिवारों में करवा चौथ नहीं मनाया जाता, होता है। तो महिलाओं को बताया जाता है कि भाई कौन सा हमारे, तो वो क्या होता है, वो शादी के बाद आई, जो सास ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, उसको अडॉप्ट कर लेती है। वो उसकी सास ने बताया था, वो उसकी सास ने उसको बताया था। तो ये क्या है, ये इतिहास है। यानी हम जो परंपराएं गर्व या अभिमान, जैसे बहुत से लोग भारतीय परंपराओं पे गर्व करते हैं, वैदिक परंपराओं पे गर्व करते हैं, कई ऐसे हैं जिनको सही ज्ञान नहीं है, वो पश्चिमी सभ्यता पे गर्व करते हैं, भारतीय सभ्यताओं को अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, सपेरों का देश बताना शुरू कर देते हैं, या इंडिया में कुछ नहीं है, सब कुछ वेस्टर्न है। तो वो वेस्टर्न को आंख मूंद के अपनाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे शर्म होता है। मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपने देखा कि ये सब कुछ जो हमने गेन किया है वो अपने इसी इतिहास से गेन करना शुरू कर दिया। क्लियर है? अच्छा, तो हमें हिस्ट्री क्या बताती है, जो हमारे अंदर फीड है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो चीजें हम समझ रहे हैं, वो चीज हमें समझने के योग्य बनाती है, या हम उसको ग्रहण करते हैं। इंडिविजुअल ये किस में है, ये समाज में, क्योंकि इसी इंडिविजुअल के सेगमेंट से क्या बनेगा, समाज बनेगा। लेकिन एक दूसरी भी चीज है, जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, जो भी हम हैं, जो हमारा पहनावा है, जो हमारी संस्कृति है, जो इतिहास को समृद्ध करने का काम करता है, वो कौन करता है, ज्योग्राफी करती है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई हरियाणा से होगा, कोई गेहूं खाएगा, ठीक है, आटा रोटी, कोई राजस्थान से होगा तो दाल बाटी चूरमा उसका होगा, कोई बंगाल से होगा तो मच्छी भात उसका होगा। तो आप में से गलत कौन, सही कौन है, सब सही है। कोई साउथ से अगर है तो वो क्या खाएगा, वो अपना चावल से बना हुआ रसम, डोसा, इडली, ये उसका भोजन होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो, और इसकी वजह से ये मेरा समाज क्या है, विविध है, हमारी सोसाइटी कैसी है, डाइवर्स है, ठीक है। आपका त्योहार अलग हो सकता है, आपका त्योहार अलग हो सकता है, आपके यहाँ वही त्योहार मनाने का तरीका अलग हो सकता है। मान लीजिए बिहार में चले गए तो वहां छठ मनाई जा रही है, लेकिन उसी के बगल उत्तर प्रदेश, वहां दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। बिहार में मुख्यतः कौन से त्योहार मनाया जाएगा, छठ बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, कहीं पोंगल है, कहीं बिहू है मुख्य त्योहार के रूप में। तो ये कौन कौन इसको तय करता है, ये ज्योग्राफी तय करती है। ज्योग्राफी के अंदर होता है क्लाइमेट, यानी जलवायु। तो आप किस रूप में रहेंगे, यहां तक कि ज्योग्राफी हमारी संस्कृतियों को प्रभावित करता है। ज्योग्राफी बहुत पावरफुल है। तुम एक योद्धा बनोगे या तुम एक शांतिप्रिय बनोगे, ये भी ज्योग्राफी ही रहेगा। दुनिया में बुद्ध कहीं और क्यों नहीं पैदा हुए, जैन कहीं और क्यों नहीं पैदा हुए, अहिंसा के सबसे बड़े सिद्धांत भारत में क्यों आए, कभी सोचा तुमने? और यहीं से क्यों गया? दुनिया के सबसे क्रूर आक्रांता स्टेपी से क्यों आए? चाहे तुर्क हो, मुगल हो, मंगोल हो, कोई भी हो, वो स्टेपी एक ही जलवायु क्षेत्र से आए। नोटिस करके देखना, वो सब स्टेपी क्षेत्र से आए थे। अफगानिस्तान से होते भारत को क्रॉस करते हुए जितने भी क्रूरतम आक्रांता जो बड़े बड़े कत्ल कर रहे हैं, वो उसी एक क्षेत्र से क्यों आए? तो वहां पे क्या है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि वो बहुत हार्श होता है, और वहां सर्वाइवल के लिए आपको युद्ध करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि रिसोर्स कम है। वहां की ज्योग्राफी आपको ज्यादा अच्छे मिट्टी नहीं दे रही है, आपको ज्यादा अच्छा अन्न नहीं दे रही है, नदियां नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, संसाधन नहीं है, आपके पास धन नहीं है। तो आप क्या हुए, आपका धीरे धीरे जो समाज है वो कबीलों के रूप में डेवलप हो गया, और एक कबीला दूसरे को कबीले के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहा है। और जब आक्रमण कर रहा है तो फिर वहां युद्ध के कोई नियम नहीं बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो धर्म युद्ध नहीं है, वो तो सर्वाइवल के लिए युद्ध है। तो औरतें बच्चे सब क्या हो गए, कमोडिटी हो गए, युद्ध में लूटा हुआ सामान हो गए। तो वहां पे क्या है, वो जब युद्ध करेंगे तो बहुत बर्बर युद्ध करेंगे, क्योंकि वो उनकी क्लाइमेट उनको तय कर रही है। भारत की बात करें, 8 तरह की मिट्टी, 15 तरह की जलवायु, 2 तरह की नदियों का तंत्र, सदा नीरा नदियां हमारे पास, पर्वत हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, मैदान हमारे पास, जलोढ़ मैदान हमारे पास हर तरह की मिट्टी, हर तरह की जलवायु है, हर तरह की वनस्पति है, धन धान्य से भरपूर है। आर्यावर्त कहा गया इसको,
जम्बू द्वीपे कहा गया, पर्णपाती वन हमारे यहाँ, सदाहरित वन हमारे यहाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे यहाँ, माउंटेन फॉरेस्ट हमारे यहाँ, ठीक है, मैंग्रोव हमारे यहाँ, सब कुछ हमारे यहाँ। तो प्रकृति ने भर भर के भारत को दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हमारे यहां, तो वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां के वनस्पतियां हमारे यहां। अरावली पार करते ही थार डेजर्ट हमारे यहां, समुद्र के साथ जुड़ता हुआ तटीय जलवायु हमारे यहां, वर्षावन हमारे यहां, पर्वतीकृत वर्षा हमारे यहां, विशाल नदियों के द्वारा लाए गए मैदान हमारे यहां। तो इतना जब सब कुछ भरा है तो मुझे सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी नहीं है। तो जब मुझे सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे भूखमरी से नहीं लड़ना है, मेरे पास कोई भी मिट्टी है, मुझे एकदम लहलहाती फसलें आ रही हैं। भारत की 42% मिट्टी जलोढ़ है, एलुवियल है, यानी नदियां हर साल उसको क्या कर देती हैं, नया कर देती हैं। नदियों का उद्गम क्षेत्र है हमारे यहां, सब कुछ है। तो अब इससे क्या हुआ, जो हमारी धरा है वो धन्य धान्य से भरी हुई है। तो मैं अब युद्ध क्यों करूंगा जब मेरे पास रिसोर्स है? युद्ध का पहला ही नियम है कि आपके पास रिसोर्स कम होते हैं। युद्ध होता ही सबसे पहले रिसोर्स कैप्चरिंग के लिए होता है, कि आपको संसाधन हड़पने हैं। और जब आपके पास अकूत संसाधन है, वन है, पशु पक्षी है, हर तरह की जलवायु है, क्या नहीं आपको आपके पास है, तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, अपना जो दिमाग है वो उन्नति की तरफ लगाएंगे। और जब उन्नति की तरफ लगाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे। जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चलेगा जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य ढूंढने के प्रक्रम में आप वेदों की रचना करते हैं, आप ग्रंथों की रचना करते हैं, आप सिद्धांतों की रचना करते हैं। और यही कारण था, भारत जो था वो प्राचीन भारत, वो क्या था, पूरी दुनिया में ज्ञान के गुरु के रूप में जाना गया। ये हमारी खूबसूरती रही है। तो हमारा समाज कैसा होगा, ये बहुत अधिक कौन तय करता है, भूगोल तय करता है, जलवायु तय करती है, क्लाइमेट तय करता है। अच्छा, तो इसको जीएस पेपर 1 में क्यों रखा गया, जहां से आप एंट्री करते हैं? वो इसलिए रखा गया, क्योंकि आप कानून किसके लिए बनाओगे, इन्हीं लोगों के लिए ना। और ये अपने इतिहास और अपने भूगोल दोनों से प्रभावित हैं। मान लो मैं एक कृषक हूं, किसान हूं। मैं किसान क्यों हूं? मैं रेगिस्तान में होता तो मैं किसान होता नहीं होता, क्योंकि मेरे पास अच्छी जमीन है। मेरी जमीन जो है वो क्या कर रही है, खूब उपजाऊ अन्न पैदा करी। मैं पंजाब में रहता हूं, जहां पंज आब, 5 नदियों का जल, और नदियां सिर्फ जल नहीं लेकर आती हैं, नदियां दोआब बनाती हैं, नदियां एलुवियल सॉइल लेकर आती, मिट्टी लेकर आती है अपने साथ, बड़ी उपजाऊ होती है वो मिट्टी। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। तो मैं इकोनॉमी भी किसकी जनरेट करूंगा, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। मेरा पहनावा, त्योहार, रंग रूप किसके हिसाब से होगा, मेरे क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये जो 3 बेसिक यूनिट्स हैं, तो मेरे भाई आगे चलकर कानून बनेंगे तो इसी समाज के लोगों के लिए बनेंगे। जो इकोनॉमी डेवलप होगी किसके लिए बनेगी, इसी समाज के लोगों के लिए बनेगी। और ये जो पेपर 1 है बताता है कि ये समाज के लोग कैसे प्रभावित होते हैं। अगर कोई ये कहे कि फलाना लड़की नहीं पढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी न किसी पैट्रियार्कियल सोसाइटी का हिस्सा है, जो अपने इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। और उसका इतिहास उसे कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि भाई दूसरे आक्रांता आते थे, बेटियों को उठा ले जाते थे, इसीलिए बेटियों की कम उम्र में शादी कर दो। आज भारत स्वतंत्र हो गया, आक्रांता चले गए, लेकिन उसने क्या किया, उसको परिवार की परंपरा बना ली कि नहीं बना ली, कि भाई बेटियों की ज्यादा उम्र नहीं पढ़ाना है, जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दें। इसको हम लोग बाल विवाह कहते हैं, चाइल्ड मैरिज। पढ़ो कभी इसकी कहानियां। तो वो परंपरा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफिसर जाते हैं तो उनको यही समझाते हैं कि देखो ये इतिहास में कहां था, अभी क्या वो आक्रमण हो रहे हैं, क्या वो दुश्मन इस तरह से आ रहे हैं? तो कहते हैं नहीं। तो बोले अब क्यों अपना रहे हो तुम, आज तो भारत स्वतंत्र है, भारत में संविधान का शासन है, तो बेटे और बेटी को दोनों को पढ़ने का मौका दो। क्लियर है? तो आप ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो एक जो समाज में एक व्यक्ति होता है या जो समाज होता है, वो अपने इतिहास और अपने भूगोल से लगातार प्रभावित होता रहता है।
जैसे आप हॉस्टल में आएंगे, आप में से कोई ऐसी जगह से हो जहां चावल खाया जाता है, मान लो बिहार से हो, बंगाल से हो, तो वहां भात तो खाना ही खाना है। अब हॉस्टल में पता चला कि रोटी मिल रही है, तो आपको देखो ईमानदारी से बताना परेशानी होती है। आप ऐसे बोलते हो कि अरे सर भात थोड़ा मिल जाता तो पेट भरा भरा लगता। पेट ही नहीं भरा, जब तक चावल ना खाओ तब तक पेट नहीं भरता है। आप ये क्यों कह रहे हो? जबकि ना उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोटीन है, ना विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसा क्यों कहते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ एक ऐसे क्लाइमेटिक सिस्टम से आए हो जहां ये आपको खाना वहां पे चावल बहुतायत हो रहा है, क्योंकि वो तराई बेल्ट है, नदियों का पानी रुकता है और इसलिए वहां धान की खेती अच्छी होती है। तो वो आपके भोजन का हिस्सा बन चुकी है, वो आपके भोजन का हिस्सा बन चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आपने देखा पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है बड़े सोच समझ के रखे गए हैं कि आपको अगर बनना है तो आप अपने इतिहास से अपनी वैल्यूज लेते हो और अपने भूगोल से आप प्रभावित हो जाते हो। ठीक है, आप कौन सा त्योहार मनाओगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो आप दिवाली की छुट्टी मुझसे नहीं मांगोगे, हर साल होता है। आप कहोगे सर छठ पे जाना है घर। कौन है यहां बिहार से? देखो इतने लोग हैं। तो आप ये नहीं कहोगे, बोले दिवाली में 1 आध दिन की दे दीजिए। जिनके यहां दिवाली मनाई जा रही है वो कहेगा सर हमारे यहाँ छठ नहीं मनाई जाती, हम तो सर दिवाली में हमें 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए, हम इस तारीख को जाएंगे, हमारी लंका लग जाती है क्योंकि हमें बड़ी लंबी छुट्टी करनी पड़ती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? आप हमेशा किसकी छुट्टी मांगते हो? छठ की मांगते हो ना? सर दिवाली की 1-2 दिन दे दीजिए, लेकिन छठ की लंबी दे दीजिएगा। क्यों मांगते हो? क्योंकि वो त्योहार आपके यहां बड़े धूमधाम से लंबे समय तक मनाया जाता है ना? लेकिन किसके यहां छठ नहीं मनाई जाती? नहीं मनाई जाती। मांगोगे छठ पे छुट्टी? नहीं मांगोगे। तो यही भारत है, अब समझे? तो आप एज ए इंडिविजुअल अपनी संस्कृति और अपने भूगोल से प्रभावित रहते हैं। अब जब इस इंडिविजुअल की चुनौती तुम्हें समझ में आ जाएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर कानून तुम्हें बनाना किसके लिए है, सेवा किसकी करनी, गवर्नेंस किसको लेकर आओगे। जब तुम्हें समाज समझ में आएगा, मान लो किसी ऐसी क्षेत्र में, तुमने देखा होगा, अगर आज जाके चेक करो कि जहां पे सेक्स रेशियो यानी लड़के लड़कियों का जो अनुपात है वो कम है, वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्राचीन समय में बहुत युद्ध हुए हैं। पानीपत का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र, जहां से आक्रांता भारत में प्रवेश करते हैं, जहां युद्ध होते हैं प्राचीन समय में। तुम देखोगे आज लड़कियों को वहां बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये स्टेट बड़े अच्छे हैं, इनकी जो इनकम है वो बड़ी अच्छी है। लेकिन महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों में तुम देखोगे यहां पे बड़ी कमी है। अब तुम कहोगे भाई लड़कियों को अधिकार देने के लिए पैसे चाहिए, इनके पास इनकी जो जीडीपी स्टेट की बड़ी अच्छी है, इनके पास अच्छा खासा पैसा, आज जाके चेक करना। लेकिन जब तुम लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात करोगे, सेक्स रेशियो की बात करोगे, तो तुम देखोगे यहां पर लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं है। लड़के और लड़कियों के चुनाव में जन्म के समय यहां लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब कहोगे इकोनॉमी भी अच्छी है, फिर ऐसा क्यों? तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इनकी जो परंपरा, जिस युद्ध क्षेत्र से ये गुजरे, जो इतिहास अतीत में है, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं, समाज को डिफाइन करती हैं वो। और ये हर जगह नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहां पे अलग तुम्हें सिचुएशन दिखाई पड़ेगी, साउथ चले जाओ वहां सिचुएशन अलग दिखाई पड़ेगी। तो चूंकि आपकी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसीलिए जब सबसे पहले पढ़ा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर साल एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। सो तुम्हें क्यों पढ़ाया जाता है? क्वेश्चन तुम्हें होना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वेयर डाइवर्सिटी कम फ्रॉम? ये डाइवर्सिटी आई कहां से? और ये डाइवर्सिटी का मतलब केवल रंग रूप पहनावा यही तो नहीं है ना। देखो तुम भारत में साउथ का इंसान अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, उसके बाल अलग तरीके से होते हैं, कश्मीर का व्यक्ति अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या होते हैं, अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, मध्य भारत के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं है? नाक अलग होती है, चेहरा अलग होता है, माथा अलग होता है, बाल अलग होते हैं, होता है कि नहीं होता है? ये विविधता है हमारी। तो आपको आगे चलकर जो पेपर 2 है वो आपको कहता है कानून बनाना है, संविधान बनाना है। किसके लिए? एलियंस के लिए, भारत के लोगों के लिए। और भारत के लोग कोई एक इकाई तो है नहीं। देखो तुम छठ की छुट्टी मांग रहे हो, वो दिवाली की छुट्टी मांग रही हैं। अभी मैं क्या करूं? मैं एक अधिकारी हूं, मैंने दिवाली की छुट्टी ज्यादा दे दी क्योंकि मैं दिवाली मनाता हूं।
हमारे यहाँ छठ नहीं मनाया जा रहा है मान लो फॉर एग्जाम्पल, और मैंने छठ की छुट्टी एक ही दिन की दी, तो मुझ पे क्या आरोप लगाओगे? क्या आरोप लगाओगे? कि सर इनजस्टिस हो रही है, हमारी क्लास में बिहारी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा, बिहार से बहुत बच्चे, और आपने छठ की छुट्टी बहुत कम दी है, दिवाली लंबी छुट्टी दी। अब देखो लग गया आरोप, हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी डिसीजन लेने हैं, ऐसे ही आपको भी डिसीजन लेने हैं ऑफिसर के रूप में। तो इसीलिए यूपीएससी कहता है पहले सोसाइटी को समझो। सोसाइटी एक लाइव कैरेक्टर है, एक प्ले है। यहां कौन गलत है, कौन सही है, क्या गलत है, क्या सही है। एग्जाम्पल लेता हूं एक छोटा सा, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, बिना शादी के एक साथ रहना। तो फेमिनिस्ट जो होंगे वो कहेंगे नहीं, ये तो नारी की स्वतंत्रता का, एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता का। अंत में घिसते पिटते सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आप बालिग हैं, वयस्क हैं, तो आप एक साथ रह सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि जो क्रूरतम हत्याएं हुई हैं, जो बहुत ही भयानक हीनियस क्राइम हुए हैं, वो इसी तरह से हुए हैं कि एक पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि शादी के साथ दो व्यक्तियों की शादी नहीं होती है, दो परिवारों, दो संस्कारों, दो संस्कृतियों की शादी हो जाती है कई बार। तो उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो शादी में नाच रहे होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए मियां बीवी झगड़े हुए तो लोग मनाने पहुंच जाते हैं, समझाने पहुंच जाते हैं। लेकिन लिव इन में क्या होता है? लिव इन में फेमिनिस्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक खुली समाज का, एक उदारवादी सोच का एक सेगमेंट हो सकता है। अब यहां सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, यहां सवाल है कि कैसे चीजों को किया जाना है, कैसे चीजों को किया जाना है। तो अब हीनियस क्राइम हो रहे हैं क्योंकि उसमें पेरेंट्स की भी रजामंदी नहीं थी, कोई सेव करने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। और आपने देखिए कितनी क्रूरतम हत्याएं हुई, लाश के टुकड़े टुकड़े, जिसको आप प्यार कर रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, और उसी को आपने टुकड़े टुकड़े करके कुकर में भर दिया, कुत्तों को खिला दिया। कैसी कैसी, मतलब जानवर भी सोचता होगा है बेकार में हमें जानवर कहते हैं, असली तो इधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति कर दी। तो अब ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्या चीजें हो रही हैं। तो अब समझ में आया कि पेपर में क्यों रखा गया इसको, राइट। डिस्कशन रहा आज का सही। तो अब सोचो कि समाज को तुम कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी को क्यों पेपर 1 में रखा गया, क्लियर है। तो इंडियन सोसाइटी को पकड़ने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत टिपिकल हो जाता है। डन। तो जिन लोगों ने आज नहीं लिखा वो इसको एज सुन एज पॉसिबल लिखें, दोबारा फिर से इसको सेंट्रलाइज स्टडी करें। डिस्कशन को अभी बहुत से लोगों ने आज नहीं लिखा, खासतौर पे तुम भी नहीं लिख रहे हो, इसको और ज्यादा लिखने की, वर्ड टू वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। जिस दिन तुमने टीचर के वर्ड टू वर्ड पकड़ लिए और फ्लो चार्ट बना दिया, उस दिन समझ लेना क्लास तुम्हारी है, क्योंकि इस डिस्कशन में बहुत सी चीजें निकलती। हाँ, समाज के नियम नहीं होते हैं, समाज के लिए नियम होते हैं कि समाज सही तरीके से चल सके। क्योंकि समाज, अभी मैंने क्या बताया, विरोध, समर्थन, प्यार, घृणा, नफरत, जो भी चीजें आपको, सब इसी समाज के अंदर हैं। बुरे और अच्छे कहां से आते हैं? बाहर से तो आते नहीं हैं। सवाल है कि आपने क्या इनहेरिट किया है, आपने क्या लिया है अपने साथ, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। बस हो गया काम, ठीक है। तो ये सही रूप से चल सके, जो गलत करा उसको दंड मिल सके, सबके दायरे तय किए जा सके, तो इसके लिए क्या बना दिए गए? कानून बना दिए गए। कानून को कहने वाली किताब संविधान कहलाती है। उसमें सबके उत्तरदायित्व, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के बारे में बता दिया। अगर आप ये गलत करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अगर आप अपराध करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। ये सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए फिर आज की डिस्कशन को हम यहां पे करते हैं, फिर आगे डिस्कशन लेके चलेंगे।